Good morning to all future nursing officers. Myself is Vikas Yogi and you're most welcome in Yogi Nursing Career Point YouTube channel ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस। और गाइस मॉर्निंग का टाइम है, कहने का मतलब ओबीसी का टाइम है, ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी पढ़ने का टाइम है। और गाइस जस्ट प्रीवियस लेक्चर के अंदर, कल के लेक्चर के अंदर अपन ने डिस्कस किया था मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो वर्ड है इसका ओरिजिन कैसे होता है, किसे अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया गया है, कौन से पार्ट की क्या क्या फेजेज होती हैं। और साथ साथ में कल अपन ने ये भी देखा था कि डे ऑफ ओवुलेशन, यानी कि ओवुलेशन का दिन अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो गाइज आज अपन बिगिन करने वाले हैं ओवुलेशन के डे के बाद में। लेकिन गाइज जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले अपने क्वेरी का टाइम होता है 5-7 मिनट अपन क्या करेंगे, क्वेरी करेंगे, ताकि अपने माइंड की रिफ्रेशिंग बनी रहे, स्टडी कंटिन्यू बनी रहे, आपका इंटरेस्ट बना रहे, ताकि आगे सीखने के साथ साथ में पिछला भी आपको याद रहे। कहीं ऐसा नहीं हो कि आगे सीखते जाओ सीखते जाओ सीखते जाओ सीखते जाओ और पीछे का भूलते जाओ भूलते जाओ भूलते जाओ, कहीं ऐसा भी नहीं हो। तो गाइज ये बड़ा फायदेमंद ये क्वेश्चन सेशन रहता है 5-7 मिनट का अपना, ये बड़ा फायदेमंद है आपकी प्रीवियस के रिवीजन के लिए। हे गाइज, सो आर यू रेडी फॉर माय क्वेश्चंस? आर यू रेडी? यस और नो रिप्लाई करो, यस और नो। एवरीबडी आर यू रेडी? वेल, बहुत अच्छे। तो गाइज आज का जो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि यूट्रस की वो कौन सी कंजेनाइटल एनामोली है जिसके अंदर 2 यूट्रस 2 सर्विक्स और 2 विजाइना बनते हैं। इन विच कंजेनाइटल एनामोली ऑफ द यूट्रस 2 सर्विक्स एंड 2 विजाइना आर डेवलप्स। है गाइज, कम ऑन, फोकस ऑन द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि यूट्रस की वो कौन सी कंजेनाइटल एनामोली है जिसमें 2 यूट्रस बनते हैं, 2 विजाइना बनती है और 2 सर्विक्स बनते हैं। सर्विक्स का डेवलपमेंट होता है, कहने का मतलब सब 2-2 होते हैं। तो एक इसका मन पुट योर आंसर है कौन सी कंजेनाइटल एनामोली है। वेल, बहुत अच्छा, बहुत कम बच्चों को रिप्लाई आया है अभी तक। सभी बच्चे रिप्लाई करो, गिव योर आंसर। वेरी गुड वेरी गुड। तो गाइज ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे, जितना जल्दी आप रिप्लाई दोगे बेनिफिट उतना ही आपको ज़्यादा होने वाला है, वरना आपकी रिप्लाई के वेट करने के अंदर मैं इतना समय खराब नहीं करने वाला हूँ। जितना अच्छा रिप्लाई दोगे जाहिर सी बात है बेनिफिट आप ही को जाना है इसका। सो गाइज फटाफट रिप्लाई दिया करो। तो कहने का मतलब वो कौन सी कंजेनाइटल एनामोली है उसे अपन कहते हैं डाइडेल्फिस यूट्रस। है गाइज, कम ऑन, क्या कहते हैं? डाइडेल्फिस यूट्रस। डाई का मतलब 2, कहने का मतलब ऐसी कंजेनाइटल एनामोली यूट्रस की जिसमें 2 यूट्रस बनते हैं, सर्विक्स भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, विजाइना भी 2 होती हैं। क्या कहते हैं अपन इसे? डाइडेल्फिस यूट्रस। हे गाइस, कम ऑन, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए फोकस ऑन द क्वेश्चन है इन विच कंजेनाइटल एनामोली ऑफ द मुलेरियन डक्ट। मुलेरियन डक्ट की कौन सी कंजेनाइटल एनामोली में, या फिर आपको पता है पहले से, बिकॉज मैं आपको वाइडली ब्रॉडली डिस्कस कर चुका हूँ कि फीटल लाइफ के अंदर जो सबसे नीचे की एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर होती है, यानी कि एंडोडर्म होती है, उससे फीमेल एम्ब्रियो के अंदर क्या बनते हैं गाइज? 2 डक्ट लाइक स्ट्रक्चर बनती है जिन्हें मुलेरियन डक्ट कहते हैं। उन्हीं से फीमेल के 3 इंटरनल जेनाइटल डेवलप होते हैं, विजाइना, यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब, लेकिन ओवेरी इससे डेवलप नहीं होती। तो आप कह सकते हो अगर मुलेरियन डक्ट की कंजेनाइटल एनामोली जो इंट्रा यूटेराइन लाइफ के अंदर हो जाती है उन्हें अपन क्या कहते हैं? कंजेनाइटल एनामोलिस के नाम से जानते हैं। या फिर अगर मुलेरियन डक्ट में कोई एब्नॉर्मलिटी होती है, जाहिर सी बात है यूट्रस के अंदर भी क्या होगी? एब्नॉर्मलिटी होगी, बिकॉज यूट्रस का डेवलपमेंट किससे हो रहा है? मुलेरियन डक्ट से ही हो रहा है। तो गाइज मेरा क्वेश्चन यहाँ से है, इन विच कंजेनाइटल एनामोलीज ऑफ मुलेरियन डक्ट द मायोमेट्रियम ऑफ द फंडस डिप्रेस्ड इन द बॉडी कैविटी ऑफ द यूट्रस। है गाइज, कम ऑन, फोकस ऑन द क्वेश्चन। इन विच कंजेनाइटल एनामोली ऑफ द मुलेरियन डक्ट
द मायोमेट्रियम ऑफ द फंडस डिप्रेस्ड इन द बॉडी ऑफ द यूट्रस। कि साहब मुलेरियन डक्ट की वो कौन सी कंजेनाइट लेना मूली है जिसके अंदर फंडस की जो मायोमेट्रियम होती है वो यूट्रस की बॉडी कैविटी 3.5 सेंटीमीटर की बॉडी कैविटी के अंदर ये क्या रहती है, डिप्रेस रहती है। तो गाइस कम ऑन पुट योर आंसर है। देयर आर नो रिप्लाईज बिकॉज सारा का सारा मैंने पढ़ाया है। कौन से के अंदर होता है ऐसे? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। फटाफट और भी बच्चे रिप्लाई करो, सब बच्चे रिप्लाई करो। अरे भाई इतना मुश्किल भी नहीं, अब तो बड़ा आसान हो गया है ये। वेरी गुड वेरी गुड। कहने का मतलब एरक्यूट यूट्रस, क्या कहेंगे अपन इसे? एरक्यूट यूट्रस के नाम से जानेंगे। कि साहब जब फंडस की मायोमेट्रियम यूट्रस की 3.5 सेंटीमीटर की बॉडी कैविटी के अंदर धस जाती है तो अपन इसे क्या कहते हैं गाइस? एरक्यूट यूट्रस के नाम से अपन इसे जानते हैं। वेल बहुत अच्छा रिप्लाई। देन इसके बाद में नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन यहाँ से है, इज एक्सरे स्टडी ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज टर्म्ड एज। हे गाइस फोकस ऑन द क्वेश्चन। एक्सरे स्टडी ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज टर्म्ड एज। फैलोपियन ट्यूब की एक्सरे स्टडी को किस टर्म के नाम से जाना जाता है? हे गाइस कम ऑन, हे गाइस कम ऑन कम ऑन, क्विक फास्ट डू फास्ट। राइट यू रिप्लाई इन द लाइव चेक सेक्शन है। वेरी गुड वेरी गुड। फैलोपियन ट्यूब के एक्सरे स्टडी को क्या कहते हैं? तो गाइस आई एम अनाउंसिंग द करेक्ट आंसर। एक्सरे स्टडी ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज नोन एज साल्पिंजोग्राफी। हे गाइस कम ऑन, क्या कहेंगे? साल्पिंजोग्राफी के नाम से अपन इसे जानेंगे। वेल बहुत अच्छा रिप्लाई। देन माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन क्या है? द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ट्यूबेक्टमी इज। क्या कि ट्यूबेक्टमी की मोस्ट कॉमन साइट क्या है, या ट्यूबल लाइगेशन की मोस्ट कॉमन साइट क्या है? फैलोपियन ट्यूब का वो कौन सा पार्ट है जहां पर कॉमनली आज के टाइम के अंदर ट्यूबेक्टमी या ट्यूबल लाइगेशन परफॉर्म किया जाता है? गाइस कम ऑन पुट योर आंसर। क्विक फास्ट डू फास्ट, डोंट वेस्ट द टाइम। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कहने का मतलब इस्थमस के अंदर कॉमनली आज के टाइम में क्या की जाती है? ट्यूबेक्टमी या फिर ट्यूबल लाइगेशन। अगर आप एम्बुलाइज का आंसर समझ रहे हो तो आप इस दुनिया से बहुत पीछे हो, एडवांस नहीं हो। हाँ मैं मानता हूँ किसी जमाने के अंदर एम्बुलाइज की मोस्ट कॉमन साइट हुआ करती थी, लेकिन आज के टाइम पर इस्थमस है। और वो ये क्यों है ये मैंने अच्छे ढंग से आपको प्रीवियस क्लास के अंदर बताया। अगर ऑप्शन के अंदर इस्थमस ऑप्शन नहीं होता है तो फिर आप चूज कर सकते हो इस्थमो एम्पुलरी जंक्शन। और अगर इस्थमो एम्पुलरी जंक्शन भी नहीं है तो फिर ट्यूबेक्टमी या फिर ट्यूबल लाइगेशन की मोस्ट कॉमन साइट जो होती है वो कौन सी? एज ए थर्ड प्रायोरिटी, एज ए थर्ड प्रायोरिटी का आंसर जाएगा एम्पुला जाएगा। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी एम्पुला को नहीं है, किसको है? इस्थमस को है। वेल 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 बहुत अच्छा। देन इसके बाद में मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि भाई कौन से हार्मोन की प्रेजेंस के अंदर डोर्डलिन बेसिलाई लैक्टिक एसिड बनाता है? इसका कम इन दी प्रेजेंस ऑफ विच हार्मोन द डोर्डलिन बेसिलाई प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड फ्रॉम ए ग्लाइकोजन। भाई ग्लाइकोजन से डोर्डलिन बेसिलाई, जिसे आप लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस बैक्टीरिया भी कहते हो, ये ग्लाइकोजन से लैक्टिक एसिड कौन से हार्मोन की प्रेजेंस में बनाता है? कम ऑन क्विक डू फास्ट, गिव योर रिप्लाई इन लाइव चेक सेक्शन। एंड इसके साथ साथ में जैसे आप लाइव चेक सेक्शन में रिप्लाई करते हो तो आपको यह भी पता लगता है कि कौन पढ़ रहा और कौन नहीं पढ़ रहा, किसका सही जा रहा और किसका। आप आंसर के अकॉर्डिंग अपनी रैंक भी डिसाइड कर सकते हो कि भाई माना कि 20 बच्चों ने 30 बच्चों ने रिप्लाई किया तो भाई इनके अंदर 10 बच्चों का आंसर सही है और 20 बच्चों का गलत है। कहने का मतलब अभी अपन सही पटरी पे चल रहे हैं। तो कहने का मतलब आपको असेस करने का मौका भी यहाँ से मिल जाता है। यही तो फायदा होता है लाइव क्लास का। देन इसके साथ साथ में तो गाइस कौन क्या आंसर होगा क्वेश्चन का? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन की प्रेजेंस के अंदर डोर्डलिन बेसिलाई ग्लाइकोजन से क्या बनाता है? लैक्टिक एसिड यहाँ पे प्रोड्यूस करता है। तो गाइस मेरा यहाँ से लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। आज का जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा वो क्या क्वेश्चन रहेगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन रहेगा, सभी को रिप्लाई करना है। गाइज जो बार्थोलिन ग्लैंड्स होती हैं फीमेल में, ये बार्थोलिन ग्लैंड्स मेल में कौन से
जेनाइटल के होमोलोगस होती है। दे बार्टोलिन ग्लैंड्स आर होमोलोगस टू विच जेनाइटल इन दी मेल। हे गाइस इसका तो सेकंड में आंसर आना चाहिए। बार्टोलिन ग्लैंड्स कौन सी ग्लैंड के होमोलोगस होती है? हे गाइस कम ऑन, बार्टोलिन ग्लैंड्स आर फोकस टू विच जेनाइटल इन दी मेल। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वेल वेल वेल, बहुत अच्छा। कहने का मतलब कौन सी ग्लैंड के? काउपर्स ग्लैंड के, जिनका दूसरा नाम क्या है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। किसको? काउपर्स ग्लैंड को। बहुत अच्छा रिप्लाई, बहुत अच्छा, रिज लजीज, शानदार शानदार, वेरी गुड। तो गाइज बिल्कुल डेली अपना इसी तरह का सेशन रहेगा ताकि एज ए आप जैसे कोचिंग में पढ़ते हो वैसे पढ़ाई का माहौल बने। और गाइज उम्मीद है, कोशिश कर रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ, उससे भी अच्छा यहाँ पे आपकी स्टडी का जो फेवरेबल एनवायरनमेंट है वो क्रिएट होने वाला है। बस एक ही कंप्लेन है कि क्लास की ड्यूरेशन बढ़ा दो। बिल्कुल क्लास की ड्यूरेशन बढ़ा देंगे, बस थोड़े बच्चे अपने से एक आध दिन में और कनेक्ट हो जाते हैं, फिर अपन क्लास की ड्यूरेशन बढ़ा देंगे। आज आज या फिर कल कल अपन और थोड़ी छोटी छोटी क्लासें रखेंगे। इसके बाद में 1 घंटे से कम की तो कोई क्लास होगी ही नहीं। और गाइस फिर मैं आपसे कहूँगा अभी एक बार लेक्चर को शेयर कर दो। टॉपिक स्टार्ट होने से पहले जो भी आपके फ्रेंड्स हैं कॉलेज के, हॉस्पिटल के, कोचिंग के, या फिर जितने भी आपके पास में नर्सिंग स्टडी ग्रुप्स हैं, सभी के अंदर इस लिंक को एक बार शेयर करो। क्लियर गाइज? तो गाइज जस्ट कूल कहने का मतलब बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, बिकॉज आज अपन इतनी अच्छे और इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी के अंदर, जिससे बहुत सी एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं, प्रैक्टिस के अंदर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखने वाला टॉपिक होने वाला है। जैसे कि कल देखो अपन ने बात कर ली थी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कौन से वर्ड से बना है, कैसे बना है, क्या मतलब होता है, साइकिल का मतलब क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन क्या होती है। देन इसके साथ साथ में अपन ने ये भी कहा था कि भाई मेंस्ट्रुअल साइकिल को अच्छे क्राइटेरिया के अंदर 2 पार्ट्स में डिस्कस करके पढ़ते हैं। कौन कौन से पार्ट में? एक तो ओवेरियन साइकिल में कल आपको पढ़ाया था, और एक दूसरी कौन सी है? यूटेराइन साइकिल। कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ओवेरियन साइकिल में एंड यूटेराइन साइकिल में। और गाइस कल अपन ने डिस्कस कर लिया था कि जो ओवेरियन साइकिल होती है, ओवेरियन साइकिल का मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर एवरी मंथ, हर महीने फीमेल की ओवेरी के अंदर होने वाले जो चेंजेज होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ओवेरियन साइकिल कहते हैं। और गाइस इस ओवेरियन साइकिल में जो चेंजेज होते हैं, इस ओवेरियन साइकिल को 2 फेजेस में डिवाइड किया गया है। पहली फॉलिकुलर फेज है और दूसरी कौन सी फेज है? दूसरी है ल्यूटियल फेज। हे गाइस कम ऑन, पहली कौन सी फेज है? फॉलिकुलर फेज, और दूसरी कौन सी है? ल्यूटियल फेज। अपन ने डिस्कस किया था फॉलिकुलर फेज का मतलब है कि भाई एम साइकिल के अंदर ओवेरी के अंदर फॉलिकल से रिलेटेड जितनी भी इवेंट्स है, फॉलिकल से संबंधित, प्राइमरी फॉलिकल से संबंधित, इसे प्रीमोडियल या फिर ओवेरियन फॉलिकल भी कहते हो, उससे संबंधित जितनी भी इवेंट्स हैं वो सारी की सारी कौन सी फेज में आएंगी? फॉलिकुलर फेज के अंदर आएंगी। और ध्यान रखना फॉलिकुलर फेज का जो ड्यूरेशन होता है वो कितना कंसिडर किया जाता है? 5 to 14 डेज। क्या? 5 से 14 दिन का जो पीरियड है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसे क्या कहते हैं अपन? फॉलिकुलर फेज कहते हैं। देन इसके बाद में ल्यूटियल फेज की बात आती है कि कॉर्पस ल्यूटियम के रिगार्डिंग जितनी भी बातें होती हैं वो सारी की सारी किसके अंदर होती हैं? ल्यूटियल फेज के अंदर। और गाइज ल्यूटियल फेज का जो ड्यूरेशन होता है वो ड्यूरेशन कितना होता है? 15 से लेकर के 28 दिन का। कितना होता है? 15 से लेकर के 28 दिन का। दोनों फेजेस कैसे काम करती हैं, दोनों फेजेस में क्या क्या होता है, सारा डिस्क्रिप्टिवली कल अपन ने डिस्कस कर लिया था ओवेरियन साइकिल का। और गाइज इसके साथ साथ में अपन ने डे ऑफ ओवुलेशन भी कैलकुलेट करना सीख लिया था कि साहब डे ऑफ ओवुलेशन कैसे निकालते हैं। जब नॉर्मली 28 दिन की एम साइकिल होती है तब तो ओवुलेशन इसके साइकिल के बिल्कुल मिड में यानी कि 14th डे के ऊपर होता है। लेकिन गाइज जब 28 डेज से कम की साइकिल हो या फिर 28 डेज से ज़्यादा की हो तो ऐसी कंडीशन में डे ऑफ ओवुलेशन
कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी अपन ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। तो हे गाइस कम ऑन, अब अपन डिस्कस करने जा रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल का दूसरा पार्ट जिसे कहते हैं अपन एंडोमेट्रियल साइकिल। हे गाइस कम ऑन, बिल्कुल फोकस रखना पॉइंट के ऊपर, टॉपिक के ऊपर, चैप्टर के ऊपर, आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना, किसी अनदर स्टिमुलाई के ऊपर माइंड को मत जाने देना। अगर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर आपको समझनी है, और गाइस अभी तो शुरू ही हुई है, बहुत कुछ आपको पढ़ना इसमें बाकी रह गया है। सो लेट्स गो गाइस, वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकंड पार्ट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल विच नोन एज एंडोमेट्रियल साइकिल। क्या कहेंगे गाइस अपन इसे? एंडोमेट्रियल साइकिल। पहला पार्ट ओवेरियन साइकिल था, और जो दूसरा पार्ट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में एवरी वन हर 28 डेज के अंदर एक महिला की रिप्रोडक्टिव एज के अंदर यूट्रस के अंदर जो चेंजेज हो रहे हैं उन चेंजेज को अपन क्या कहेंगे? यूटेराइन साइकिल कहेंगे। और गाइस ध्यान रखना, यूट्रस के अंदर भी कहाँ पर? स्पेशली यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर यानी कि एंडोमेट्रियम के अंदर होते हैं। इसलिए गाइस इस यूटेराइन साइकिल को क्या भी कहा जाता है? एंडोमेट्रियल साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। मीनिंग यहाँ पे मेंशन कर दिया है, कल भी मैंने बता दिया था। क्या बता दिया था? कि चेंजेस दोज आर टेक प्लेस इन दी यूटेराइन एंडोमेट्रियम एवरी मंथ, कि हर मंथ एक फीमेल की यूट्रस की एंडोमेट्रियम के अंदर होने वाले चेंजेस को क्या कहा जाता है? नॉन एज यूटेराइन, या फिर क्या कह सकते हैं? एंडोमेट्रियल साइकिल। और गाइस अब इंपॉर्टेंट बात आने वाली है, जैसे जो अपनी ओवेरियन साइकिल थी भाई, ओवेरियन साइकिल की दो फेजेस थी, फोलिकुलर फेज और ल्यूटियल फेज। गाइस जस्ट लाइक इसी तरह जो अपनी यूटेराइन साइकिल है या फिर जो एंडोमेट्रियल साइकिल है, इसकी कितनी फेज हैं? 4 फेज है, आपके सामने मेंशन की गई है। पहली मेंस्ट्रुअल फेज है, दूसरी प्रोलिफरेटिव फेज है, तीसरी सीक्रेटरी फेज है, और चौथी को आप क्या कह सकते हो? प्री मेंस्ट्रुअल फेज कह सकते हो। अब मेरी यहाँ से बात ध्यान सुनना। हे गाइस कम ऑन, कल भी मैंने बताया था, क्या बताया था? कि भाई जो यूटेराइन साइकिल होती है, जो एंडोमेट्रियल साइकिल होती है, इसकी जो स्टैंडर्ड फेज होती हैं, जो ऑथेंटिक फेज होती हैं, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो गाइस इसकी स्टैंडर्ड फेज तो कितनी कंसिडर की जाती है? केवल 3 ही कंसिडर की जाती है। कौन कौन सी? मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, सीक्रेटरी फेज। लेकिन मुझे पता है जब तक बच्चे इसकी 4 फेज नहीं पढ़ ले तब तक उनके मन में संतुष्टि नहीं होती है। तो आपकी संतुष्टि के लिए मैं आपको 4 फेज भी पढ़ा रहा हूँ। अगर आप भी संतुष्टि नहीं होती है तो मैं आपको 5 भी पढ़ा सकता हूँ, पोस्ट मेंस्ट्रुअल भी ऐड कर दूंगा। अब भी नहीं होती है तो मैं आपको 6 भी पढ़ा दूंगा, पोस्ट प्रोलिफरेटिव या फिर प्री ओव्यूलेटरी फेज भी ऐड कर दूंगा। आप जितनी चाहो उतनी पढ़ लो। लेकिन गाइस जो आपसे क्वेश्चन आने हैं वो कहां से आने हैं? मेंस्ट्रुअल फेज से, प्रोलिफरेटिव फेज से, सीक्रेटरी फेज से। सो गाइस ध्यान रखना, यहाँ जो यूटेराइन साइकिल है, एंडोमेट्रियल साइकिल है, इसको अपन बेसिकली 4 फेजेस के अंदर डिवाइड करके पढ़ते हैं। लेकिन जो ऑथेंटिक और जो स्टैंडर्ड फेजेस हैं वो कितनी होती हैं? 3 होती हैं। कौन कौन सी? मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज और सीक्रेटरी फेज। कल मैंने बताया था आपको, क्या बताया था? कि जो एंडोमेट्रियल साइकिल की जो मेंस्ट्रुअल फेज होती है, कहने का मतलब जिस फेज के अंदर ब्लीडिंग होती है, जो सबसे पहले की फेज होती है, यानी कि आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि विच फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल और एंडोमेट्रियल साइकिल कैरेक्टराइज्ड बाई ब्लीडिंग, कि ब्लीडिंग के द्वारा एम साइकिल की या फिर एंडोमेट्रियल साइकिल की या फिर यूटेराइन साइकिल की कौन सी फेज कैरेक्टराइज होती है? तो ये गाइस कौन सी फेज कैरेक्टराइज होती है? मेंस्ट्रुअल फेज कैरेक्टराइज होती है। और ध्यान रखना, मेंस्ट्रुअल फेज का ड्यूरेशन कितना होता है? 0 से 5 डेज, यानी कि इनिशिएशन से लेकर के और 5 दिन तक कंटिन्यू जो ब्लीडिंग चलती है, इस ब्लीडिंग वाली फेज को अपन क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल फेज के नाम से जानते हैं। इसके बारे में हर एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा समय आने पर। अभी आप फेजेस से इंट्रोड्यूस हो लो कि कौन सी फेज है और उस फेज में क्या होता है, कितने से कितने समय तक होती है। देन इसके बाद में दूसरी फेज होती है प्रोलिफरेटिव फेज।
अब देखो नाम से ही पता लग रहा है प्रोलिफरेटिव फेज, इसका मतलब यूटेराइन साइकिल की वो फेज जिसमें प्रोलिफरेशन होता है। प्रोलिफरेशन का मतलब जिसके अंदर सेल्स की साइज बढ़ती है, सेल्स की संख्या बढ़ती है, यानी कि एंडोमेट्रियम मोटी होती है कहीं को फर्टिलाइज ओवम को इम्प्लांट करवाने के लिए, यानी कि इन प्रिपरेशन फॉर ए इम्प्लांटेशन एंडोमेट्रियम ग्रोथ्स, एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट्स by the hypertrophy and hyperplasia in the endometrial cells। कि साहब प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर एस्ट्रोजन के इफेक्ट की वजह से क्या होता है, एंडोमेट्रियल सेल्स में हाइपरट्रोफी, उनकी साइज बढ़ती है, हाइपरप्लेजिया होता है, उनकी संख्या भी बढ़ती है, जिससे जो एंडोमेट्रियम जो इनर मोस्ट लेयर है यूट्रस की उसकी थिकनेस बढ़ती है, यानी कि वो ग्रो करती है, यानी कि वो प्रोलिफरेट हो जाती है। कहीं को किसके लिए हो जाती है, इम्प्लांटेशन के लिए वो प्रोलिफरेटिव हो जाती है। और ध्यान रखना गाइस, जो प्रोलिफरेटिव फेज होती है इसकी ड्यूरेशन होती है कितनी, 6 से लेकर के 14 दिन है गाइस। का मॉन मैं यहीं पे कह रहा हूँ, बहुत सी बुकों में वेरिएशन मिलेगा, कहीं पर 7 से 13 मिलेगा, कहीं पर 5 से 14 मिलेगा, कहीं पे 3 से 14 मिलेगा, और कहीं तो 9 से 14 मिलेगा, और कहीं कहीं पे 8 से 13 भी मिलेगा। लेकिन गाइस स्टैंडर्डली ऑथेंटिकली जो प्रोलिफरेटिव फेज की जो ड्यूरेशन कंसीडर की जाती है वो है 6 से 14, कितने 6 to 14 डेज का जो टाइम पीरियड होता है एक महीने की एम साइकिल का, उसको अपन कौन सी फेज कहते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज। गाइस इसे प्रोलिफरेटिव फेज क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई एंडोमेट्रियल साइकिल के 5वें दिन ब्लीडिंग क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, और गाइस इसके बाद में शुरू हो जाती है क्या, प्रोलिफरेटिव फेज 5 दिन के बाद में, यानी कि 6वें दिन से। प्रोलिफरेटिव फेज का मतलब एंडोमेट्रियम के अंदर तो क्या हो रही होती है, ग्रोथ हो रही होती है, एंडोमेट्रियम की थिकनेस बढ़ रही होती है। लेकिन गाइस उधर जो ओवेरी थी उस ओवेरी के अंदर भी काम हो रहा होता है। 6वें दिन 7वें दिन उधर हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच आ चुका है, एपीएफएसएच देती है, और एफएसएच प्राइमरी फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, जिससे प्राइमरी फॉलिकल मैक्सिमम क्या देते हैं, एस्ट्रोजन देते हैं। गाइस इसी एस्ट्रोजन के इफेक्ट के अंदर एंडोमेट्रियम की सेल्स में हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया होता है, जिससे एंडोमेट्रियम थिक होती है, यानी कि प्रोलिफरेटिव होती है। सो गाइज 6 से 14 दिन का जो टाइम पीरियड है इसे यूटेराइन साइकिल में कौन सी फेज के नाम से जाना जाता है, तो गाइज यूटेराइन साइकिल में अपन इसे कहते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। देन इसके बाद में जो थर्ड फेज है इसे क्या कहते हैं अपन, सिक्रेटरी फेज है गाइज। कम ऑन, क्या कहते हैं, सिक्रेटरी फेज, यानी कि जैसे ही 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है तो ओव्यूलेशन के बाद में कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है, और कॉर्पस ल्यूटियम बनने की वजह से मैक्सिमम प्रोजेस्टेरोन आता है। और आपको पता है ये जो प्रोजेस्टेरोन होता है ये एंडोमेट्रियम के अंदर म्यूकस का सिक्रेशन करने वाली ट्यूबुलर ग्लैंड्स थी, उन ग्लैंड्स को डेवलप कर देता है, उनसे सिक्रेशन ये करवाता है, जिससे एंडोमेट्रियम में सिक्रेशन ही सिक्रेशन, सिक्रेशन ही सिक्रेशन, मिल्की सिक्रेशन, मिल्की एंडोमेट्रियम बन जाती है। इसीलिए तीसरी फेज को क्या कहा गया है, सिक्रेटरी फेज कहा गया है, जिसका ड्यूरेशन कितना होता है, 15 से 28 दिन, यानी कि 15 डेज से लेकर के 28 डेज तक की जो टाइम पीरियड होता है यूटेराइन या फिर एंडोमेट्रियल साइकिल में। इस फेज को किस नाम से जाना जाता है, सिक्रेटरी फेज, क्योंकि इस फेज के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम बनने से, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ने से, यूट्रस के एंडोमेट्रियम ग्लैंड्स के डेवलप होने से, उनके सीक्रेशन ज़्यादा करने से एंडोमेट्रियम में सीक्रेशन ही सीक्रेशन हो जाते हैं, मिल्की एंडोमेट्रियम हो जाती है। इसलिए इस फेज को क्या कहा जाता है गाइस, सिक्रेटरी फेज के नाम से जाना जाता है। अब देखो ऑथेंटिक तो नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ने के लिए ज़रूरी है क्या, प्री मेंस्ट्रुअल फेज है गाइस। कम ऑन, फोकस ऑन दी पॉइंट। नाम क्या है फोर्थ का, प्री मेंस्ट्रुअल फेज। गाइस यहाँ पे ध्यान रखना, प्री का मतलब क्या है, पहले है गाइस। कम ऑन, प्री का मतलब क्या है, पहले, और फिर क्या लगा है, मेंस्ट्रुअल, प्री मेंस्ट्रुअल, यानी कि मेंस्ट्रुअल फेज के पहले। मेंस्ट्रुअल फेज का मतलब ब्लीडिंग फेज, यानी कि
यानी कि ब्लीडिंग स्टार्ट होने से पहले, यानी कि नई साइकिल के शुरू होने से पहले का जो 4 दिन का टाइम पीरियड है उसे क्या कहा जाता है? प्री मेंस्ट्रुअल फेज के नाम से जाना जाता है। तो गाइस ध्यान रखना, प्री मेंस्ट्रुअल फेज का मतलब मेंस्ट्रुअल फेज के स्टार्ट होने से पहले, न्यू साइकिल के स्टार्ट होने से पहले 4 दिन का जो पीरियड होता है, यानी कि 25 से लेकर के 28 दिन का जो पीरियड होता है, इसे अपन क्या कहते हैं? प्री मेंस्ट्रुअल फेज के नाम से जानते हैं। तो वेल गाइज, आई होप आपको ये देखो, अभी अपनी ये फेजेस पूरी नहीं हुई है, अभी तो इन फेजेस का इंट्रोडक्शन हुआ है गाइज, अभी तो ये ट्रेलर चला है, पिक्चर तो अभी बाकी है ना, ये तो केवल टीजर है, ट्रेलर है। अभी तो इस एंडोमेट्रियल साइकिल के, इस यूटेराइन साइकिल के और भी बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होना बाकी हैं, और ये कंसेप्ट अपन क्लियर करेंगे कहाँ से? इस एक साइकिल के द्वारा। कहाँ से करेंगे गाइज? यहाँ से करेंगे। तो गाइज देखिएगा, ये जो सर्किल आपको शो हो रहा है, ये सर्किल पूरे 28 डेज का है, यानी कि पूरी एक कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल का है। और जैसा कि अपन ने देखा कि भाई जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, अपन इसे 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, एक तो ओवेरियन साइकिल के अंदर और एक यूटेराइन या फिर एंडोमेट्रियल साइकिल के अंदर। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं ओवेरियन साइकिल की। तो गाइस यहाँ से ध्यान रखना, ओवेरियन साइकिल की जो फॉलिकुलर फेज होती है, कहने का मतलब ओव्यूलेशन से पहले का जो पीरियड होता है, ये जो ओव्यूलेशन से पहले का ये जो पीरियड है, इसे अपन क्या कहते हैं? क्या कहते हैं गाइस? फॉलिकुलर फेज कहते हैं। और ओव्यूलेशन के बाद का ये जो पीरियड है, इस साइकिल के एंड तक का 28 दिन तक का, जो कि यहाँ पर ब्लू लाइन के द्वारा, ब्लू हाफ सर्किल के द्वारा इंडिकेट कर रखा है, ये कौन सी फेज है? यहाँ पर ल्यूटियल फेज है। सो गाइस, अगर ओवेरियन साइकिल की बात करें तो ये फॉलिकुलर फेज है, और ये कौन सी फेज है? ल्यूटियल फेज है। 14 दिन तक फॉलिकुलर फेज होती है और 15 दिन से कौन सी स्टार्ट हो जाती है? ल्यूटियल फेज हो जाती है, जो कि ओवेरियन साइकिल ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं यूटेराइन साइकिल, एंडोमेट्रियल साइकिल, क्योंकि इस डायग्राम से वेल बहुत अच्छे से आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो गाइज यहाँ थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा। अगर आपके मोबाइल में अगर क्लियरिटी नहीं आ रही है लेक्चर की, तो गाइज आपकी जो वीडियो की क्वालिटी है, इसको ऑटो पे करके रखो, बिकॉज ऑटो पे ये अपने आप रिजोल्यूशन को मेंटेन कर लेता है। इसको आप अपने हिसाब से सेट मत करो, ऑटो से रखो, ताकि बफरिंग भी नहीं होगी और क्लियरिटी भी आपको अच्छी मिलेगी। तो गाइज जैसा कि आपने कहा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि यूटेराइन साइकिल की पहली फेज होती है कौन सी? मेंस्ट्रुअल फेज, जो ब्लीडिंग के द्वारा करेक्टराइज होती है, यानी कि ब्लीडिंग होती है जो 1 से 5 दिन की होती है। तो गाइस जरा ध्यान से देखो, ये है 1, यानी कि 1 पहले दिन से लेकर के और यहाँ तक 5 दिन तक का, ये जो स्लाइटली ग्रीन कलर से यहाँ पे ये जो एरिया शो कर रखा है, ये कौन सी साइकिल है? ये कौन सी फेज है गाइस? ये है मेंस्ट्रुअल फेज। ये कौन सी फेज है? ये है मेंस्ट्रुअल फेज है, जो यहाँ पे ग्रीन कलर के द्वारा स्लाइटली शो कर रखा है। गाइस ये कौन सी फेज है? मेंस्ट्रुअल फेज। 1 दिन से लेकर के और 5 दिन तक, यानी कि 1 दिन से लेकर के और 5 दिन देंगे, ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के कम होने की वजह से 1 से लेकर के 5 दिन तक कंटिन्यूअस एंडोमेट्रियम टूट करके और वेजाइना के थ्रू बाहर आती रहती है, यानी कि वेजाइनल ब्लीडिंग होती रहती है, पर वेजाइनल ब्लीडिंग होती रहती है। तो गाइज 1 से लेकर के 5 दिन तक का ये जो टाइम है, इसको अपन क्या कहते हैं? इस फेज को अपन क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल फेज। क्या कहेंगे गाइज?
मेंस्ट्रुअल फेज। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान दीजिएगा कि 5 के बाद में 6 दिन, यानी कि 6 दिन से लेकर के और 14 दिन तक का जो पीरियड होता है, 6 दिन से लेकर के और इस 14 दिन तक के पीरियड को अपन कौन सी फेज कहते हैं? प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस फेज के अंदर जो प्राइमरी फॉलिकल होते हैं वो एफएसएस के द्वारा स्टिमुलेट होने लग जाते हैं, जिससे कि प्राइमरी फॉलिकल की ग्रेन्युलोसा सेल मैक्सिमम एस्ट्रोजन देती है और ये एस्ट्रोजन इस एंडोमेट्रियम को क्या करवाता है? ग्रो करवाता है, इसकी थिकनेस को बढ़ाता है। यानी कि इस टाइम पर एस्ट्रोजन के इफेक्ट के अंदर क्या करती है? एंडोमेट्रियम ग्रो करती है, प्रोलिफरेट करती है। इसलिए 6 से लेकर के और 14 दिन तक के इस टाइम को क्या कहा जाता है? यूटेराइन साइकिल में प्रोलिफरेटिव फेज। इतनी बात क्लियर। अब यहाँ से एक बात और समझना, यहाँ पर देखो बड़े अच्छे से आपके लिए एडिट किया है। इसको मैंने कैसे एडिट किया है कि भाई यहाँ पर भी आपको एक नई चीज़ देखने को मिल रही है। क्या देखने को मिल रही है? कि ये जो ब्लू कलर का ट्राइंगल क्या है? ये जो ब्लू कलर का ट्राइंगल है, तो गाइस ब्लू कलर का ट्राइंगल यहाँ पे किसके बारे में कह रहा है? ये कह रहा है प्रेगनेंसी के रिगार्डिंग, ये कह रहा है कंसेप्शन के रिगार्डिंग, ये कह रहा है फर्टिलाइजेशन के रिगार्डिंग। फर्टिलाइजेशन के रिगार्डिंग का मतलब कि भाई जो यूटेराइन साइकिल का, एंडोमेट्रियल साइकिल का 6वां और 7वां दिन होता है, इस दिन ओवम के फर्टिलाइज होने के यानी कि कंसीव होने के चांसेस नहीं रहते। कहने का मतलब ये कैसा पीरियड है? सेफ पीरियड है। इस टाइम पर प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस नहीं होते। लेकिन अब यहाँ से देखो, इसके बाद में यहाँ पर डिनोट किया गया है 6 से 7 तक तो क्या है? सेफ पीरियड है। फिर अगर अपन 8 से लेकर के और 9 दिन तक, यानी कि 8 से लेकर के और 9 दिन का ये जो से ट्राइंगल यहाँ पे बनाया गया है, ये ट्राइंगल कहता है कि भाई पूरी तो संभावना नहीं है 8 से लेकर के और 9, 8वें दिन और 9वें दिन ये 100% या 90% या 80% या 70%, 60% कोई गारंटी नहीं है कि फर्टिलाइजेशन हो ही, कंसेप्शन हो ही, प्रेगनेंसी कंसीव हो ही, लेकिन मे भी हो सकती है। इसलिए यूटेराइन साइकिल के, एम साइकिल के 8वें दिन और 9वें दिन चांसेस रहते हैं, रिस्क रहते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं रहती है, लेस पॉसिबिलिटी। फिर भी अगर अपन कहें तो 8वां और 9वां दिन रिस्की पीरियड होता है। इस टाइम पर प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। अगर कोइटस एक्ट हुआ तो अनप्रोटेक्टेड कोइटस एक्ट हुआ तो 8वें और 9वें दिन में भी क्या हो सकती है? फर्टिलाइजेशन हो सकता है, कंसेप्शन हो सकता है। देन गाइस 9 के बाद में अपन बात करें 10वें दिन, 11वें दिन, 12वें, 13वें और 14वें, यानी कि 10 दिन से लेकर के और 14 दिन तक जो टाइम पीरियड है ये है, इसे अपन कहते हैं 10 से लेकर के और 14 दिन का जो पीरियड होता है, इसे कॉन्ट्रासेप्शन के संदर्भ में, कॉन्ट्रासेप्शन के रिगार्डिंग में इसे ओवुलेशन विंडो कहा जाता है, इसे फर्टिलाइजेशन विंडो कहा जाता है कि भाई 10 दिन से लेकर के और 14 दिन के बीच में कभी भी क्या हो सकता है? फर्टिलाइजेशन हो सकता है। अगर कोइटस एक्ट हुआ तो, अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ तो, क्योंकि 10 से लेकर के 14 दिन के बीच में कभी भी क्या हो सकता है? ओवुलेशन हो सकता है। अब देखो इसके बाद में 14 के बाद में 15 और 16, भाई 15 और 16 को भी यानी कि फर्टिलाइजेशन के, ओवुलेशन के चांसेस रहते हैं। गाइस यहाँ पे अगर किसी फीमेल की एम साइकिल एवरेज नॉर्मल अगर 28 डेज की है तो इसमें ओवुलेशन हो जाता है 14th डे पे, यानी कि 14वें दिन के ऊपर। लेकिन गाइस अगर किसी फीमेल में एम साइकिल का टाइम
पीरियड 28 दिन से कुछ 1-2 दिन कम या फिर 1-2 दिन ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में ओव्यूलेशन 14वें 15वें या फिर 16वें दिन भी हो सकता है। सो ज़्यादा तो नहीं लेकिन कम पॉसिबिलिटी रहती है 15वें और 16वें दिन भी प्रेगनेंसी कंसीव होने की। सो ये भी रिस्की पीरियड में कंसिडर किया जाता है। लेकिन 10 दिन से लेकर के और 14 दिन के बीच में फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए ध्यान रखना कि एम साइकिल के अंदर कितने दिन से लेकर के और कितने दिन के टाइम को ओव्यूलेशन विंडो के नाम से जानते हैं। हे गाइस कम ऑन, एम साइकिल के अंदर कितने दिन से लेकर के और कितने दिन तक के टाइम पीरियड को ओव्यूलेशन विंडो के नाम से जानते हैं। तो कितने दिन को जानते हैं गाइस? 10 दिन से लेकर के और 14 दिन। लेकिन 10 दिन से पहले 8वें और 9वें दिन भी पॉसिबिलिटी रहती है। 14 दिन के बाद में 15वें और 16वें दिन भी पॉसिबिलिटी रहती है। लेकिन 17वें 18वें 19वें 20वें ये सेफ पीरियड होता है, इस टाइम पे पॉसिबिलिटी नहीं होती। क्यों नहीं होती इस बात को भी आप समझते हो। कैसे समझते हो कि भाई जो यानी कि ओव्यूलेशन अप्रोक्सीमेटली 14 डे के ऊपर होता है। और आप ये बात पहले ही जान चुके प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि जो ओवम होता है, इस ओवम का लाइफ स्पान कितना होता है? 12 to 24 डेज। कहने का मतलब अगर 14वें दिन ओव्यूलेशन हुआ है तो या तो इसी दिन या फिर इसके नेक्स्ट दिन ओवम का लाइफ स्पान पूरा हो जाएगा और वो डिजनरेट कर जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। तो फर्टिलाइजेशन के कोई चांसेस ही नहीं रहेंगे। अब मैं आपको यहाँ पर कैलेंडर मेथड ही बताऊंगा, लेकिन एक बार ये एम साइकिल की पूरी फेजेज आप जान लो। तो गाइज 14वें दिन ओव्यूलेशन के साथ में प्रोलिफरेटिव फेज कंप्लीट हो जाती है और जैसे ही ओव्यूलेशन बनता है, ओव्यूलेशन होता है तो ओव्यूलेशन के जस्ट बाद में कॉर्पस ल्यूटियम बनना शुरू हो जाता है। और गाइज ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है ये 14 दिन के बाद में बनता भी है और फंक्शनल फॉर्म में भी आता है। इसलिए गाइज 14 दिन के बाद में कॉर्पस ल्यूटियम के बनने की वजह से प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन बढ़ जाता है और ये प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स को डेवलप कर देता है, उनसे सीक्रेशंस को बढ़ा देता है, जिससे एंडोमेट्रियम सीक्रेटरी बन जाती है और 15 से लेकर के और 28 दिन तक के टाइम पीरियड को कौन सी फेज कहा जाता है? सीक्रेटरी फेज के नाम से अपन इसे जानते हैं। क्लियर गाइस? और सीक्रेट देखो, इसके बारे में और भी कई सारी चीज़ें हैं जो 1 by 1 फेजेस के अंदर मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे स्पिन मार्केट साइन है, मिचेल-बर्ग साइन है, इन फेजेस का दूसरा नाम है हार्मोनल लेवल है। तो गाइस यहाँ से एक चीज़ अपने को और जानने ली है, क्या कि जो सीक्रेटरी की साथ साथ में जो अपन ने प्री मेंस्ट्रुअल फेज कहा था कि साहब देखो अब 1 तारीख को नहीं 28 तारीख को तो ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगी और 1 तारीख को ये दूसरी साइकिल शुरू हो जाएगी। तो कहाँ से लेकर के, कहने का मतलब 25 26 27 28 25 दिन से लेकर के और 28 दिन के टाइम पीरियड को अपन क्या कहते हैं? प्री मेंस्ट्रुअल फेज। क्योंकि 28 दिन के जस्ट बाद में नेक्स्ट डे मेंस्ट्रुअल फेज शुरू हो जाएगी। सो मेंस्ट्रुअल फेज शुरू होने के पहले का जो 4 दिन है इसको कौन सी फेज के नाम से जानते हैं? प्री मेंस्ट्रुअल फेज के नाम से जानते हैं। अब गाइज यहाँ से क्वेश्चन आता है कैलेंडर मेथड के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है? कैलेंडर मेथड के रिगार्डिंग। गाइज ध्यान रखना, कैलेंडर मेथड कॉन्ट्रासेप्शन का एक नेचुरल मेथड है, यानी कि कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब प्रेगनेंसी को अवॉइड करने का एक नेचुरल मेथड होता है, जिसमें ना तो कोई फिजिकल कॉन्ट्रासेप्टिव काम में लेना होता है, ना कोई केमिकल लेना होता है, ना कोई IUCD लेना होता है, ना कोई सर्जिकल। कहने का मतलब बिल्कुल प्योर नॉन इन्वेजिव और नेचुरल मेथड है कॉन्ट्रासेप्शन का, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने का। और गाइज इस कैलेंडर मेथड के अंदर क्या कहा जाता है? अगर कैलेंडर मेथड की बात मैं अगर आपको शॉर्टली यहाँ पे बताऊं तो गाइज ध्यान रखना, मेंस्ट्रुअल फेज है गाइज, कम ऑन। क्या MP का मतलब मध्य प्रदेश नहीं है, क्या है? मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट होने के 5 दिन पहले
और मेंस्ट्रुअल फेज के खत्म होने के 5 दिन बाद का। गाइस कम ऑन, फोकस ऑन दी पॉइंट। क्या कह रहा हूँ? मेंस्ट्रुअल फेज यानी कि ब्लीडिंग के शुरू होने के 5 दिन पहले। माना एक एग्जांपल लेते हैं, माना किसी महिला के अंदर ब्लीडिंग शुरू हो रही है 1 जनवरी को। कितनी जनवरी को? 1 जनवरी को। यानी कि मेंस्ट्रुअल फेज शुरू होती है 1 जनवरी को, और आपको पता है मेंस्ट्रुअल फेज 5 दिन की होती है। यानी कि 1 जनवरी को शुरू होगी तो 5 जनवरी को क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। और मैं क्या कह रहा हूँ कि मेंस्ट्रुअल फेज के शुरू होने के 5 दिन पहले, यानी कि 1 2 3 4 और 5, यानी कि मेंस्ट्रुअल फेज 1 जनवरी को शुरू हुई तो 1 जनवरी के 5 दिन पहले का भी से पीरियड है, और मेंस्ट्रुअल फेज 5 दिन तक चलती है। 5 जनवरी को क्या हो गई? यहाँ पे ख़त्म हो गई। तो ख़त्म होने के 5 दिन बाद, यानी कि 6 7 8 और 9, कहने का मतलब 9 दिन तक, 5 6 7 8 और 9 दिन तक का ये जो टाइम है इसे क्या कहा जाता है? से पीरियड कहा जाता है। लेकिन जो 8 और 9 दिन का है यहाँ पर स्लाइटली थोड़ा सा चांस रहता है कंसीव होने का। क्या कह रहा हूँ? थोड़ा सा चांस रहता है कंसीव होने का। लेकिन अगर अपन बात करें तो ब्लीडिंग खत्म होने के, मेंस्ट्रुअल फेज खत्म होने के 5 दिन बाद तक का टाइम को अपन क्या कहते हैं? से पीरियड के नाम से जानते हैं। तो गाइज कैलेंडर मेथड का मतलब है कि मेंस्ट्रुअल फेज यानी कि ब्लीडिंग शुरू होने के 5 दिन पहले और ब्लीडिंग खत्म होने के 5 दिन बाद का जो टाइम है वो सेफ पीरियड है। इस टाइम पर फर्टिलाइजेशन के बिल्कुल भी चांसेस नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि भाई मेंस्ट्रुअल फेज शुरू होने के 5 दिन पहले इस टाइम पर ओवुलेशन नहीं होता है। माना कि 14 15 16 17 18 19 20 21वें दिन अगर ओवुलेशन हुआ भी होगा तो ओवम का लाइफ स्पान 12 से 24 घंटे का होता है। अगर ओवुलेशन हुआ भी होगा तो वो क्या हो जाएगा? डिजनरेट हो जाता है। इसलिए एम फेज के 5 दिन पहले और एम फेज के खत्म होने के 5 दिन, 5वें दिन क्या होती है? ब्लीडिंग खत्म होती है। अब देखो भाई 5वें दिन ब्लीडिंग खत्म हो गई तो भाई उधर यहाँ पे 5 दिन के बाद में ओवेरी में फॉलिकल स्टिमुलेट होना शुरू होते हैं और फॉलिकल मैच्योर होना शुरू होते हैं। तो 1 दिन में तो फॉलिकल मैच्योर हो नहीं सकता। सो ब्लीडिंग के खत्म होने के बाद में 1 2 3 4 5 यानी कि 9 दिन तक का जो टाइम पीरियड है इसे क्या कहा जाता है? सेफ पीरियड कहा जाता है। क्लियर गाइस? तो अपन इसे क्या कहते हैं? कैलेंडर मेथड, से पीरियड, ओवुलेशन विंडो का आपको ध्यान में रखना है। और अभी अपन 1 बाय 1 साइकिल की फेजेस की अपन बात करते हैं कि कौन से फेज से क्या क्या क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं। तो गाइस अब देखिए मैक्सिमम चीज़ें आपकी क्लियर हो गई है। सिर्फ मेरे को बताना है, आपको एक्सप्लेन करना है कि जो यूटेराइन साइकिल होती है पहली फेज को क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज का दूसरा नाम क्या है? ब्लीडिंग फेज है। ब्लीडिंग फेज क्यों है? क्योंकि इस मेंस्ट्रुअल फेज में पैरावेजाइनल ब्लीडिंग होती है। यानी कि वो कौन सी फेज है जो ब्लीडिंग के द्वारा, पैरावेजाइनल ब्लीडिंग के द्वारा करेक्टराइज होती है? तो वो कौन सी फेज है? मेंस्ट्रुअल फेज है। यानी कि इट इज करेक्टराइज्ड बाय पैरावेजाइनल ब्लीडिंग। और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 1 से 5 दिन या फिर 0 से 5 दिन भी आप कह सकते हो। अब देखिए गाइस कि इस मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर ब्लीडिंग क्यों होती है और कैसे होती है। तो आप इस बात को जरा ध्यान से समझिएगा। कैसे समझिएगा? कि भाई डे फर्स्ट यानी कि ये जो पूरी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसके पहले दिन जो इसके मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट डे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट डे जो प्रीवियस मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो कंप्लीटली पूरी तरह से डिजनरेट हो जाता है। वो बिल्कुल भी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन नहीं देता है। यानी कि मेंस्ट्रुअल फेज के पहले दिन क्या? डे फर्स्ट कॉर्पस ल्यूटियम हो प्रीवियस साइकिल, पिछली साइकिल का जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो पहले दिन पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इज कंप्लीट रिग्रेस यानी कि डिजनरेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है? ड्यू टू लैकिंग
ऑफ LH की लेकिंग होती है। और ये कैसे होती है? नेगेटिव फीडबैक की वजह से होती है। कल अपन ने डिस्कस किया था। सो भाई LH की लेकिंग की वजह से कॉर्पस ल्यूटियम पहले दिन पूरी तरह से क्या हो गया? डीजनरेट हो गया। अब देखो इसकी वजह से अब कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो गया। सो एक दिन से लेकर के और 5 दिन तक कॉर्पस ल्यूटियम के पूरी तरह से डीजनरेट होने की वजह से एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का लेवल, इनकी कंसंट्रेशन फॉल डाउन हो जाएगी, गिर जाएगी, यानी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और गाइस यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन की लेवल कम हुआ है और प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम की शेडिंग को प्रिवेंट करता है, लेकिन अब तो प्रोजेस्टेरोन ही क्या हो गया? कम हो गया। सो अब एंडोमेट्रियम की शेडिंग प्रिवेंट नहीं होगी, अब एंडोमेट्रियम की क्या होगी? शेडिंग होगी। सो गाइस एंडोमेट्रियम की शेडिंग का मतलब परवेजाइनल ब्लीडिंग होगी, यानी कि क्या हो जाएगी? मेंस्ट्रुअल फेज बिगिन हो जाएगी। देन इसके बाद में ध्यान रखना आपको छोटा सा और क्या कि साहब यहाँ पे 1 से 5 दिन तक क्या हुआ? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो गया। फिर मेंशन कर दिया ड्यू टू डिक्रीज एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन शेडिंग अकर्स इन दी फंक्शनल एंडोमेट्रियम, कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के कम होने की वजह से फंक्शनल एंडोमेट्रियम में क्या होती है? शेडिंग होती है। आई होप गाइस आपको इतना पढ़ाने के बाद में ये लिखावट मेरे ख्याल से किसी काम की ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप नोट्स बना रहे हो और बहुत से बच्चे बना रहे हैं, उनके लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन है। बल्कि एवरी चीज़ आपके माइंड की एक विंडो के अंदर है कि साहब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के डिक्रीज होने की वजह से फंक्शनल एंडोमेट्रियम की क्या होगी? शेडिंग होगी। अब भाई अगर फंक्शनल एंडोमेट्रियम की शेडिंग होगी तो क्या होगी? ब्लड फ्लो भी करेगा। किसके थ्रू करेगा? वेजाइना के थ्रू करेगा, यानी कि परवेजाइनल ब्लीडिंग होगी। लेकिन यहाँ से इतनी बात आपको ध्यान रखनी है कि जो परवेजाइनल ब्लीडिंग होती है, जो ब्लड फ्लो करता है वेजाइना के थ्रू, इस ब्लड का कंपोजिशन क्या है? इस वेजाइनल ब्लड का कंपोजिशन क्या है? यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर जो परवेजाइनल ब्लीडिंग आती है, इस ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो ध्यान रखना 4 चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन सी? एक तो एंडोमेट्रियल सेल्स, भाई एंडोमेट्रियम की शेडिंग हो रही है सो एंडोमेट्रियल सेल्स भी होगी, और एक ब्लड होगा। ब्लड क्यों होगा? क्योंकि भाई जो फंक्शनल एंडोमेट्रियम है उसकी स्पंजी और कॉम्पैक्ट लेयर है, वो वेस्कुलर लेयर है, उनमें ब्लड वेसल्स हैं, कैपिलरीज हैं। तो जब उस फंक्शनल एंडोमेट्रियम वो टूटेगी तो ब्लड वेसल्स भी टूटेंगी, और ब्लड वेसल्स टूटेगी तो उनका ब्लड भी बाहर आएगा। सो इसमें क्या होता है? ब्लड भी होता है, यानी कि RBC, WBC, प्लेटलेट, प्लाज्मा, प्लाज्मा प्रोटीन, ये सारी चीज़ें भी इसमें होती है। इसके अलावा इस वेजाइनल ब्लड में क्या होता है? म्यूकस भी होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार वेजाइनल ब्लड में म्यूकस कहाँ से आ गया? अरे भाई आता है। क्यों आता है? क्योंकि मेंस्ट्रुअल फेज के शुरू होने से पहले, यानी कि ब्लीडिंग शुरू होने से पहले प्रीवियस साइकिल की कौन सी फेज थी? लास्ट फेज थी, सीक्रेटरी फेज थी। और गाइज उस सीक्रेटरी फेज में क्या आता है? एंडोमेट्रियम में सीक्रेशन भरे हुए थे, तो भाई ये सीक्रेशन बाहर तो आएंगे ना, तो मेंस्ट्रुअल फेज में ब्लीडिंग के साथ में म्यूकस भी एंडोमेट्रियम की शेडिंग के साथ में विजाइना के थ्रू बाहर आता है। सो इस ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है? म्यूकस भी। और गाइस यहाँ से एक चीज नोट करने की है, आपने देखा होगा अपनी बॉडी में कहीं पर भी कोई भी किसी भी प्रकार का कट लग जाता है तो जो ब्लड बाहर आता है, ये ब्लड कुछ समय के अंदर जम जाता है, क्लोट बन जाता है इसका। लेकिन गाइस ध्यान रखना, मेंस्ट्रुअल साइकिल में मेंस्ट्रुअल फेज में जो परवेजाइनल ब्लीडिंग आती है वो ब्लड क्लॉट नहीं होता है इतना जल्दी। क्यों क्लॉट नहीं होता है? क्योंकि इस ब्लड में एक स्पेसिफिक प्रोटीन प्रेजेंट होती है, जिस प्रोटीन को अपन क्या कहते हैं? प्लाज्मिन प्रोटीन। ध्यान रखना, यहाँ से बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन सी प्रोटीन है या फिर वो कौन सा फैक्टर है जो मेंस्ट्रुअल ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करता है। तो गाइज वो कौन सा फैक्टर है? प्लाज्मिन प्रोटीन के नाम से अपन इसे जानते हैं। सोचिए गाइज, अगर ये मेंस्ट्रुअल ब्लड भी अगर क्लॉट होता, जैसे अपने कोई कट लगा, कट लगने से ब्लड बाहर आया और वो ब्लड क्या हो जाता है? कट वाला तुरंत कुछ मिनट के अंदर जम जाता है, और जमने के बाद में वो हार्ड हो जाता है, और हार्ड होने के बाद में अगर अपन यूं अगर उसे मल भी लेते हैं उस क्लोटेड ब्लड को, तो ऐसी कंडीशन में अपनी स्किन क्या होती है? इरिटेट हो जाती है, अपने को इरिटेशन होता है, जलन होने लग जाती है। तो आप सोचिए नेचर ने कितना सोच समझ करके इंसान को डिजाइन किया है।
अगर यहाँ पे अगर ये मेंस्ट्रुअल ब्लड अगर क्लोट होता तो ऐसी कंडीशन में लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, क्लाइटोरिस, वेस्टिब्यूल की म्यूकस मेम्ब्रेन ये कितनी सॉफ्ट होती हैं भाई, ये सभी सॉफ्ट एक्सटर्नल जेनाइटल तो जो क्लोटेड ब्लड था उसके जो शार्प किनारे थे उस क्लोटेड ब्लड के साथ किनारे से इंजर्ड हो जाते और उनके इंजर्ड होने से ब्लीडिंग हो रहे स्टार्ट हो जाती, तो एक फीमेल के लिए और भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट हो जाती। इसलिए नेचर ने इस मेंस्ट्रुअल ब्लड में एक स्पेशल फैक्टर ऐड कर दिया जिसे क्या कहते हैं प्लाज्मिन प्रोटीन। ये क्या करता है मेंस्ट्रुअल ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करता है। वेल बहुत अच्छे। देन यहाँ पे मेंशन भी किया है इट प्रिवेंट, ये क्लाउड गलती से लिख किया, यहाँ पे क्लोटिंग आएगा। इट प्रिवेंट क्लोटिंग, क्लॉट फॉर्मेशन, इट प्रिवेंट क्लॉट फॉर्मेशन, यहाँ पे क्लॉट आएगा, क्लाउड गलती से लिखा गया है। इट प्रिवेंट क्लॉट फॉर्मेशन इन मेंस्ट्रुअल ब्लड, कि मेंस्ट्रुअल ब्लड को क्लॉट फॉर्मेशन से प्रिवेंट कौन करता है प्लाज्मिन प्रोटीन। देन एक बात और ध्यान में रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एम साइकिल या एंडोमेट्रियल साइकिल की जो मेंस्ट्रुअल फेज होती है, जो ब्लीडिंग फेज होती है, इसमें कोई भी हार्मोन प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि नो एनी सिंगल हार्मोन प्रेजेंट इन दी मेंस्ट्रुअल फेज। ना तो GnRH होता है, ना FSH होता है, ना LH होता है, ना एस्ट्रोजन होता है, ना प्रोजेस्टेरोन होता है, ना इनहिबिन, ना रिलैक्सेन। कहने का मतलब कोई भी हार्मोन प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ से एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि साहब इन विच फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल नो एनी सिंगल हार्मोन है प्रेजेंट, कि एम साइकिल की कौन सी फेज के अंदर कोई भी हार्मोन प्रेजेंट नहीं होता। तो गाइज वो फेज कौन सी है, एम फेज है, यानी कि मेंस्ट्रुअल फेज है। क्लियर गाइज। तो जैसे 5 दिन कंप्लीट होते हैं और 6वें दिन से गाइज उस तरफ क्या हो जाता है, ओवरी के अंदर फॉलिकल स्टिमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, सो एस्ट्रोजन आने लग जाता है और ये एस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम की सेल्स में हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेजिया करना शुरू कर देता है और एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट होना शुरू हो जाती है। सो इस फेज को अपन क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल के बाद में, मेंस्ट्रुअल फेज के बाद में जो फेज आती है इसे कहते हैं अपन मेंस्ट्रुअल फेज। ध्यान रखना, मेंस्ट्रुअल फेज आल्सो नोन एज वेरिएबल फेज। गाइज वेरिएबल फेज का मतलब है कि इसका कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता, ये कभी कम दिन की भी हो जाती है, कभी ज़्यादा दिन की भी हो जाती है, कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता। इसलिए प्रोलिफरेटिव फेज को अपन क्या कहते हैं, वेरिएबल फेज। क्यों? क्योंकि आपने नोट किया होगा कभी तो ब्लीडिंग फेज यानी कि कभी तो मेंस्ट्रुअल फेज यानी कि ब्लीडिंग 3 दिन में रुक जाती है, कभी 4 दिन में, कभी 5 दिन में, तो कभी 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन भी ब्लीडिंग चलती है। तो ऐसी कंडीशन में प्रोलिफरेटिव फेज का ड्यूरेशन कम या फिर ज़्यादा हो जाता है, इसलिए अपन प्रोलिफरेटिव फेज को क्या कहते हैं, वेरिएबल फेज। गाइज आपकी कंपटीशन के एग्जाम की रिगार्डिंग अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि एम साइकिल की कौन सी फेज को वेरिएबल फेज कहा जाता है, तो वो कौन सी फेज है गाइज, प्रोलिफरेटिव फेज है, जिसका ड्यूरेशन माना जाता है 6 दिन से लेकर के 14 दिन तक, यानी कि 6 to 14 डेज तक का जो ड्यूरेशन है वो कौन सी फेज का होता है, प्रोलिफरेटिव फेज का होता है। इस फेज के अंदर एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट होती है, ग्रो करती है अंडर द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजन, और एस्ट्रोजन कहाँ से आता है, स्टिमुलेटिंग यानी कि डेवलपिंग यानी कि मैच्योरिंग प्राइमरी फॉलिकल्स के ग्रेन्युलोसा सेल से, और इन ग्रेन्युलोसा सेल से कौन सीक्रेट करवाता है, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देन इसके बाद में एक बात और ध्यान रखना, इन दी देखो हर चीज मैंने मेंशन कर दी है, मैं केवल आपको ताकि आपके नोट्स बन जाए इसलिए मैंने लिखा है, यहाँ पे आपका एक्सप्लेन है कर रहा हूँ। इन दिस फेज यानी कि इस प्रोलिफरेटिव फेज में इंक्रीज एस्ट्रोजन हार्मोन कंसंट्रेशन। अच्छा क्वेश्चन बन जाता है अगर आपसे पूछे कि एम साइकिल की वो कौन सी फेज है, या फिर यूटेराइन साइकिल की वो कौन सी फेज है, या फिर एंडोमेट्रियल साइकिल की वो कौन सी फेज है जिसके अंदर एस्ट्रोजन की कंसंट्रेशन हायर होती है, पीक पे होती है या ज़्यादा होती है, तो गाइज वो कौन सी फेज है, प्रोलिफरेटिव फेज है। अब कारण जानिए कि साहब प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर ही एस्ट्रोजन ज़्यादा क्यों होता है, सीक्रेटरी फेज में नहीं होता, मेंस्ट्रुअल फेज में नहीं होता,
होता भाई, मेंस्ट्रुअल फेज में तो एस्ट्रोजन के ज़्यादा होने की क्या है, होता ही नहीं है। सो इसकी कंसंट्रेशन हाई होने की तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि मेंस्ट्रुअल फेज में तो कोई भी हार्मोन नहीं होता है। बात करते हैं उसके बाद में प्रोलिफरेटिव फेज की। तो भाई प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर एफएसएस के द्वारा प्राइमरी फॉलिकल स्टिमुलेट होते हैं, और आपको पता है ये प्राइमरी फॉलिकल्स मैक्सिमम क्या देते हैं, एस्ट्रोजन देते हैं। इसीलिए प्रोलिफरेटिव फेज में कौन से हार्मोन की कंसंट्रेशन बढ़ी हुई रहती है, इंक्रीज रहती है, एस्ट्रोजन की। ध्यान रखना कि प्रोलिफरेटिव फेज में कौन सा हार्मोन बढ़ा हुआ रहता है, एस्ट्रोजन। देन क्यों होता है, इसका कारण भी यहाँ पे मेंशन किया है, ड्यू टू मैच्योरेशन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल अंडर द इफेक्ट ऑफ एफएसएस, लिख भी दिया है यहाँ पे। सो हाइपर, यानी कि इसके अंदर प्रोलिफरेटिव फेज में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा हुआ है। सो हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया इन एंडोमेट्रियल सेल, एंडोमेट्रियल सेल्स के अंदर हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया होता है, जिससे एंडोमेट्रियम की ग्रोथ होती है, यानी कि प्रोलिफरेट होती है, यानी कि वो थिक होती है। कहीं को होती है वो प्रोलिफरेट, कहीं को होती है वो ठीक है, ताकि इम्प्लांटेशन इसके अंदर हो सके, यानी कि ये एंडोमेट्रियम इम्प्लांटेशन के लिए क्या होती है, प्रिपेयर होती है, रेडी होती है। सो यहाँ पे देखो, प्रोलिफरेशन इन यूटेराइन एंडोमेट्रियम मीन्स थिकनिंग ऑफ यूटेराइन एंडोमेट्रियम इन प्रिपरेशन ऑफ ए इम्प्लांटेशन, यानी कि इस बढ़े हुए एस्ट्रोजन के इफेक्ट के अंदर यूट्रस के एंडोमेट्रियल सेल्स में हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया होने से जो एंडोमेट्रियम होती है इसमें प्रोलिफरेशन होता है। प्रोलिफरेशन का मीन यानी कि मतलब थिकनिंग, यानी कि मोटी होती है। कौन मोटी होती है, यूटेराइन एंडोमेट्रियम। क्यों होती है, इन प्रिपरेशन ऑफ फॉर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के तैयार होने के लिए, इम्प्लांटेशन के लिए रेडी होने के लिए। देन इसके साथ साथ में आपको पता है कि प्रोलिफरेटिव फेज एंड हो जाती है एम साइकिल के 14th डे के ऊपर, और लास्ट डे पे इस प्रोलिफरेटिव फेज के लास्ट डे के ऊपर क्या हो जाता है, ओवुलेशन हो जाता है। एट लास्ट डे ऑफ दिस फेज, यानी कि इस फेज के लास्टवें दिन, यानी कि 14वें दिन क्या हो जाता है, ओवुलेशन हो जाता है। और गाइज ओवुलेशन के साथ में कई सारी इवेंट होती हैं। ओवुलेशन के साथ में मिसेलमर्ग साइन आता है, स्पिन बार्केट साइन आता है। देन जो बीबीडी होता है, जो बेसल बॉडी टेम्परेचर होता है, इस बेसल बॉडी टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन देखने को मिलता है। बीबीडी कम भी होता है, ज़्यादा भी होता है। स्पिन बार्केट साइन में सर्वाइकल म्यूकस के रिगार्डिंग बात करते हैं। मिचेलमर्ग साइन के अंदर पेन की रिगार्डिंग बात करते हैं, इसे अपन ओवुलेशन पेन के नाम से भी जानते हैं। ये सभी अपन कल की क्लास के अंदर, मॉर्निंग की क्लास में 11 AM की क्लास के अंदर डिस्कस है। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सिक्रेटरी फेज के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं, अनदर नेम्स हैं, हार्मोन्स हैं, क्या होता है सिक्रेटरी फेज में, कैसे काम करती है, कैसे क्या होता है, ये सभी अपन देखेंगे नेक्स्ट टुमारो। और आज फिर से मिलते हैं वही इवनिंग का टाइम 8:30 बजे का, फंडामेंटल ऑफ द नर्सिंग के साथ में, नर्सिंग के सिद्धांतों के साथ में। और नर्सिंग के सिद्धांतों में अपन डिस्कस कर रहे हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि बीटी कैसे करते हैं। सो थैंक्स ए लॉट एवरीवन, बाय, सी यू। मिलते हैं नाइट में। नाइट में सब बच्चों को आना है, टाइम पे आ जाना है, टाइम पे क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ओके, थैंक्स ए लॉट अगेन एवरीवन।